पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनको पुष्पराजगढ़ में अच्छा लीड मिले और जो गलतियां हम लोगों से विधानसभा के चुनाव में हुआ जिसकी वजह से हम पिछड़े रहे उसकी पुनरावृत्ति ना हो और वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे उस चीज़ों को उन्हें भुनाने में कारगर रहे कि भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगा और हम लोग 2-5 वर्ष की विधायक हैं में अपन मंत्री बनेंगे, इस तरह से घोषणाएं और वो करके तो लोगों को मतलब एक माइंड गेम जो नहीं कहते कि उसका भी एक नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ नट की टीम पहुंची थी पुष्पराजगढ़। हमें लोगों से जानकारी मिली कि आसपास में ही एक भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है बावनगढ़, तो हमें लगा कि क्यों ना चलकर दर्शन किया जाए, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जाए। और हमारे साथ संजोग ये हुआ कि हमें मिल गए हीरा सिंह श्याम जी। तो हीरा सिंह श्याम जी के बारे में बता दूं कि वो एक युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो लगा कि क्यों ना उनसे बातचीत की जाए और लोकसभा चुनाव पर उनकी भी राय ली जाए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हीरा सिंह श्याम जी। बहुत बहुत स्वागत है हीरा सिंह जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। तो पिछली बार जब हम मिले थे तो आप एक विधायक उम्मीदवार थे। आज चुनाव संपन्न हो चुका है और आपको चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा, हालांकि अंतर बड़ा कम रहा। कैसे देखते हैं इसे, क्या कारण क्या रहा? अब अपने तरफ से तो हम लोग ने मेहनत किया था, शायद हमारे मतलब मेहनत में कुछ कमी रहा होगा जिसको शायद हम लोगों को भुना लेना चाहिए मेहनत करके, वो ना कर पाए होंगे, इस वजह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चुनाव हार तो गए। लेकिन अब लोगों ने आशीर्वाद दिया। आज तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को अभी तक में हमें मिला, तो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद तो था। लेकिन यह है कि अब जो जीत में परिणत हो सके वो जरूर नहीं हो पाया, लेकिन लोगों का आशीर्वाद मिला रहा। अब अपन ये दुर्भाग्य कारण क्या रहा, अगर हार की वजह पे अगर चर्चा की जाए, क्या लगता है आपको? अब कुछ ऐसा खास वजह की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि हम अपने बातों को निचले स्तर पे जहां तक अपने मतदाता बंधु हैं वहां तक पहुंचा नहीं पाए। सरकार की द्वारा इतनी सारी जो योजनाएं चल रहे हैं, आखिर कहीं ना कहीं सरकार अपने जनहित योजनाएं तो काफ़ी मात्रा में चला ही रहा है। लग रहा है उनको अपन लोग ज़मीनी स्तर पे जो लोगों को बताना चाहिए उनको हम बताने में विफल रहे, इसी वजह से हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है, अब लोकसभा का चुनाव भी कुछ चंद महीनों में आने वाला है, तो प्लानिंग क्या है आपकी? किस तरीके से, मतलब अब तो विधानसभा चुनाव तो 5 वर्षों के बाद ही मौका मिलेगा फिर से आपको, तो क्या प्लान है? हीरा सिंह श्याम आगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे राजनीति में? जिस तरह से अभी हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े तो खुद लड़े, तो एक चीज़ देखने को मिलेगा कि भाई कई जगह से हम लोगों को एक कहा जाए तो एक तो हमारा विधानसभा 200 किलोमीटर का था, तो हो सकता है हम लोग डीपली उन बूथों पे नज़र नहीं जमा पाए कि अपन लोग को वोट कहाँ कम मिल रहे हैं, और शायद उन पे हम तैयारी करते तो कुछ और वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता था। तो अब वो तो हो नहीं पाया, लेकिन हम प्रयास करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हम चाहेंगे कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हों उनको पुष्पराजगढ़ में अच्छा लीड मिले और जो गलतियां हम लोगों से विधानसभा के चुनाव में हुआ जिसकी वजह से हम पिछड़े रहे उसकी पुनरावृत्ति ना हो और भारतीय जनता पार्टी हमारे विधानसभा में अच्छा लीड लेके आगे बढ़े, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और उस दिशा में काम चालू भी कर दिए और कर भी रहे हैं। अगर राजनीति की बात करूं तो आप एक युवा चेहरे हैं पुष्पराजगढ़ के लिए, तो मौके और भी आएंगे, बहुत सारे मौके आपके लिए हैं, तो क्या लगता है कि हार के बाद उत्साह में कुछ कमी आई है क्या? नहीं, अब अपन तो क्या बोल रहे हैं, इस फील्ड में आए तो अपन ये सोच के भी नहीं आए थे कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी हमको इतना जल्दी मौका दे देगा। लेकिन हम तो केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जैसे एक छोटे से गाँव के व्यक्ति को विधानसभा जैसे बड़े चुनाव में उम्मीदवार बनाया और हर तरह से सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया और चुनाव हम लड़े भी और अच्छे से लड़े और वहाँ तक पहुँचा पाए। तो हम तो प्रयास भी करते हैं कि सरकार जब अभी ये लोकसभा का चुनाव है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के अपन काम भी करेंगे और पार्टी अभी मौका दिया, भविष्य में और भी मौके मिलते रहेंगे। अपन तो पार्टी से जुड़े व्यक्ति हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अपन लग के करेंगे, अपन तो पार्टी के लिए करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस विजन को लेके काम कर रहा है, देश के विकास को लेके जिस तरह से माननीय मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित देशों में शामिल हो जाए, तो उस दिशा में हम लोग से तो जितना हम देश के नागरिक होने के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे से जितना हो सकेगा अपन लोग बढ़ चढ़ के पार्टी का काम करेंगे, जिससे माननीय मोदी
मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो, और देश का भी सपना है कि हमारा देश विकसित राष्ट्रों में शामिल हो, तो हम उस दिशा में काम करेंगे। खैर, मैं आपको बधाई देना भूल गया था कि भले ही आप चुनाव हारे हों, लेकिन एक समय पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिख रही थी मध्य प्रदेश में। आज 163 सीट पर जीत हासिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रही है, तो उसके लिए बधाई देना मैं भूल गया था। बाकी बहुत बहुत हार तो एक ज़िंदगी का मतलब हिस्सा है, और राजनीति में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं आगे चल के। जी, अब क्या है, हम लोग आशावादी लोग हैं, तो हम तो एक हार तो चलिए अपन तो मानते हैं कि जीवन के एक हिस्सा है, और कोई अब दो तीन प्रत्याशी लड़ेंगे तो हार जीत तो बना ही है। तो अब अपन तो लगेंगे भाई, जो अपनी से कमी हुआ, जो चूक हो, उस पर ध्यान दे के काम करें, जिससे भविष्य में जब कभी भी पार्टी मौका दे तो अपन पार्टी की उम्मीदों पे खरे उतर पाएँ, और जो भी आगामी चुनाव में जब कभी भी मौका मिले तो अपन लोग अच्छे से जीत के आए, सब प्रयास करके अपन काम कर रहे हैं। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपके द्वारा बहुत सारे वादे भी किए गए थे क्षेत्र की जनता से कि अगर विधायक बनकर आप आते हैं तो बहुत सारे काम जो कि कार्य आप गिनवा रहे थे कि ये सारे कार्य जो है पुष्पराजगढ़ में पूरा करना है आपको, लेकिन जनता की तरफ से आपको मौका मिला नहीं। तो कैसे क्या कर पाएंगे आप? पब्लिक के लिए कुछ करना चाहेंगे अभी भी? अब हम तो क्या, जिस तरह से ये सेंट्रल में अपनी सरकार है, स्टेट में अपनी सरकार है, अपन जो अपने पार्टी संगठन के जो भी अपने मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे अवगत कराएंगे कि पुष्पराजगढ़ में जिस तरह से अपन लोग एक आश्वासन लेके आए थे कि अपन लोग ये चीज़ें कर पाएंगे, अपन उसके लिए अभी भी संघर्षरत रहेंगे और आग्रह भी करेंगे, और जो जिन जिन चीज़ों को अपन लेके चुनाव के मैदान पे आए थे वो किस तरह से पूरा होता है, उसके लिए जो संभव अपन से प्रयास होगा वो सब प्रयास करेंगे। खैर, चुनाव आप भले ही हारे हों, लेकिन हार का जो अंतर था वो बड़ा कम रहा था कि पुष्पराजगढ़ की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ा इलाका बताया जाता है, लगभग 200 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 4400 वोट एक बड़ा अंतर नहीं है। तो क्या इसे उत्साह के तौर पर लेते हैं इसे? नहीं, देखिए कि क्या आप है, एक युवा चेहरे थे पुष्पराजगढ़ से, आपके सामने थे 10 वर्षों से विधायक जी, तो अनुभव तो कहीं ना कहीं अनुभव में आपको मतलब अनुभवी थे आपसे ज़्यादा। अनुभव तो ठीक था, मेन जो एक अपने लिए जो एक लगता है कि जिस वजह से अपन लोग को नुकसान हुआ, तो एक तो ये भी था कि जिस तरह से शुरू में जो प्रदेश का एक माहौल था, जो मतलब कई तरह से अपन लोग अगर बात करें तो एग्जिट पोल के अन्य तरह से वो मतलब इतना संतोषपूर्वक नहीं बता पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रचंड बहुमत से अपने यहाँ सीट जीत के आएगी। लेकिन इसका भी मेरे को लगता है कि इसके वजह से जो एक जो माहौल शुरू में डिस्टर्ब किया गया, उससे काफ़ी हम लोगों को नुकसान हुआ। और जो एक अपना ये भी था, जो लोगों के मन में ये था कि कांग्रेस की कहीं गवर्नमेंट ना बने है ना, और वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे उस चीज़ों को उन्हें भुनाने में कारगर रहे कि भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगा और हम लोग 2 पंचवर्षीय के विधायक हैं, मतलब इसका भी नुकसान हाँ आपको मिला है। हाँ, तीसरे पंचवर्षीय में अपन मंत्री बनेंगे, इस तरह से घोषणाएं और वो करके तो लोगों को मतलब एक माइंड गेम जो नहीं कहते कि उसका भी एक नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा। खैर, एक सवाल जो कि मैं हर राजनेता से पूछता हूँ कि आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? क्या लगता है नेता कैसे होने चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए? हीरा सिंह श्याम क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में? जिस तरह से राजनीति एक सेवा का माध्यम है, और अपन तो ये मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर अपन काम कर रहे हैं तो जिस तरह से किस तरह से काम करने से हमारे क्षेत्र का विकास हो, अपने पूरे देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, चाहे वो आर्थिक संपन्नता की बात करें, चाहे शैक्षणिक संपन्नता की बात करें, चाहे अन्य तरह की जो सुख सुविधाएं एक व्यक्ति को मतलब एक अच्छे देश प्रदेश या गांव में होने चाहिए, उस दिशा में अपन लोग किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं कि क्या हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी से व्यवस्था कर सकते हैं, क्या लोगों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करवा पा रहे हैं, क्या कि अन्य तरह के शिक्षा के लिए क्या हम लोग अच्छे से व्यवस्था कर पा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इधर उधर अभाव की वजह से कहीं शिक्षा में कहीं रुकावट आए, एक अन्य चीज़ों में, इस दिशा में अपन लोग बढ़ के काम करना चाह रहे हैं, और हमारा राष्ट्र किस तरह से परम वैभव तक पहुंच पाए उस दिशा में काम कर रहा है। और हमें अपन को पता है कि जब अपन किसी देश में है तो जब एक व्यक्ति जब सक्षम होगा तभी हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं और राष्ट्र की समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। तो उस दिशा में जो भी ऐसे काम है जो राष्ट्र हित पे, समाज हित पे, क्षेत्र हित पे, उन पे करना चाहिए। और मतलब कि आप मानते हैं कि एक नेता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, सेवा सर्वोपरि होना चाहिए। हाँ, अगर राजनीतिक फील्ड में अगर आप मैं बात करूँ इंस्पिरेशन की जी, तो आपकी इंस्पिरेशन
कौन है, कहाँ से मिली आपको कि राजनीति में आना चाहिए और उस तरीके से ही राजनीति में प्रोसीड करना है? कहाँ से मिला आपको प्रेरणा? जैसे क्या है मैं मूलतः मेरा पृष्ठभूमि संघ रहा है। संघ मतलब स्वयंसेवक हूँ। वहीं से ये पढ़ते पढ़ते जब मैं एबीवीपी के संपर्क पे आया, फिर संपर्क में आने के बाद जब कई तरह के आदमी के अंदर जब आप आरएसएस पे रहें तो सेवा भाव के तो रहता ही है, और सेवा भाव के माध्यम से जब अपन उस फील्ड में गए तो वहाँ से लगा कि जब लोगों का काम करना आने के लिए, जैसे ये हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है काफ़ी मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उस अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब अपना जब ये नेट या इंटरनेट का ज़माना नहीं आया था, तब इसके पहले लोगों को हर चीज़ लिखा पढ़ी पे ही करना पड़ता था। तब अपन जब छोटे छोटे कामों के लिए जब ऑफिसों के चक्कर काटते रहते थे और जिस तरह से लोगों को परेशान होते देखते थे, तो अब लगा यार कि ये जब फिर वो धीरे धीरे के होता ना कि अपन उस दिशा में जब काम करने लगे, तब लगा कि इस फील्ड में जाके ही बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है। फिर ये कहीं ना कहीं ये लगा कि आदमी जब समाज के क्षेत्र में अगर काम कर रहा है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाके तो इसमें करे तो थोड़ा सा एक बैकअप के तहत काम करके लोगों का और अच्छा से अच्छा भला किया जा सकता है। तो ये सोच के फिर ये मन में प्रेरणा आया, तो फिर इस दिशा में आदमी काम करने लगा। पिछली बार जब मैं आपके घर तक पहुंचा था तो मैंने एक चीज़ जो कि नोटिस की थी आपके घर में, कि आपकी दीवारों पर ना अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीरें लगी हुई थी। इसकी क्या कहानी है? जी, जिस तरह से आज अगर हम बात करें तो हमें तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। शायद हम लोग अगर उनके विषय में अगर शोध करें, अगर वो करें, तो अपन लोगों के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में लिखने के लिए। जिस तरह से मैंने उनके स्पीच सुने, जिस तरह से मैंने उनके बारे में जाना, उतना डीपली जानने और वो करने का अनुभव तो नहीं मिल पाया हम लोगों को, क्योंकि जब वो अटल बिहारी जी का जब कार्यकाल चल रहा था, उस टाइम पे जब वो नेतृत्व कर रहे थे, तो उस टाइम पे अपन बहुत छोटे रहे, तो उनके बारे में तो उतना कुछ नहीं अपन को कर पाए। लेकिन जिस तरह से आज भी उनके अगर लोकसभा की संसद की अगर स्पीच को सुने, तो जिस तरह से उनके मोटिवेशनल और लोगों को जो एक प्रेरणादायी जो शब्द रहते थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनसे का कहीं ना कहीं अगर उनकी स्पीच अगर सुन ले तो लोग बाग के अंदर ही एक अलग टाइप से एनर्जी आ जाए। इस तरह से व्यक्तित्व के धनी रहे। वर्तमान समय में कौन है प्रेरणा स्रोत, अगर राजनीति की बात करूं? जिस तरह से अगर आज अपन बात करें भारतीय जनता पार्टी के अगर केंद्र नेतृत्व की, जिस तरह से अगर प्रकाश डालें माननीय मोदी जी के जीवनी पे, तो जिस तरह से एक नॉर्मल परिवार से उठ के पहले मतलब मुख्यमंत्री बनना, फिर गुजरात जैसे जगह को इतना सफल बनाना, फिर प्रधानमंत्री बनना, फिर मतलब एक छोटे जगह से संघर्ष करके जिस तरह से आज पूरे अगर अपन मैं बात करूं तो हर तरह के जो आज टेक्निकल युग में जो हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, आज अगर हम बड़े बड़े अगर नियम कानूनों की भी अगर बात करें, लोग बात कई बार बोलते कि मोदी जी ने आने के बाद ऐसा वैसा करके, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलाव जो देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और हम तो चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को कार्य करने का अवसर मिलता रहे। और जिस तरह से उनका कार्य व्यवहार है, वो आज जिस तरह से भारत की अगर समृद्धि की अगर बात करें, तो अगर पिछले और अब के तुलना में अपन देखते हैं तो जिस तरह से मोदी जी विदेशों में जाते हैं, विदेशों का जो भारत के साथ एक लगाव है, जो भारत के साथ जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं ये सब मोदी जी के ही कार्यप्रणाली और हमारे केंद्र नेतृत्व के जो लोग हैं उनका एक जो टीम वर्क है, उनके बदौलत ही आज जो कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस युग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अपन ये कह सकें कि मोदी युग है। और मोदी युग में जो बदलाव आज अगर हम गरीबों की अगर घरों की बात करें, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास देके, नल जल योजना की व्यवस्था देके, जिस तरह से खाद्य सुरक्षा देके, और जिस तरह से आयुष्मान कार्ड दे जाए, मतलब इस तरह से जनहितकारी योजनाएं जो बनाए हैं, तो वास्तव में अन्य लोगों से मोदी जी को ये इस तरह की योजना और क्रियान्वय अन्य लोगों से अलग बनाता है। और कहीं ना कहीं इस युग में तो मोदी जी से बेहतर अभी तक में कुछ कह पाना। तो एक सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया था, बावनगढ़ की क्या कहानी है? हम यहाँ पहुँचे और अचानक आपसे मिलना, क्या है? ये बावनगढ़ हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और हम हमेशा इसमें आते भी रहते हैं। और हम लोगों का इस जगह से बहुत आस्था है, क्योंकि ये हमारा जो पूरा क्षेत्र है, और ये मेरे को लगता है एमपी-सीजी बॉर्डर में है, और एक पहाड़ों से घिरा हो और एक पहाड़ी वाला जगह है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, अगर दिल से जो कुछ चीज़ें अगर मांग के जाते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं उसकी प्रतिपूर्ति करता है। और
यहाँ से लोग कभी निराश होकर नहीं गए हमेशा। आप भी आए होंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा टाइप से लगा होगा यहाँ, जब इधर से पहाड़ से चढ़ के आए होंगे तो मेरे को लगता है कि जाहिर सी बात यहाँ आने के बाद आपके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लगा होगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पूर्व के अध्यात्म के क्षेत्र के लिए ही जाना जा रहा होगा, क्योंकि अगर आज भी अगर आप कहीं अगर लगता है कि कहीं अगर थोड़ा सा माइंड में टेंशन है वैसा है, तो अगर आप यहाँ आके अगर आधा घंटा भी बैठ गए तो मेरे को लगता है आत्मा की शांति, एकदम शांत, आदमी पूरा मन शांत हो जाता है। और मतलब हीरा सिंह अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। अब आज के मेरा तो अगर मैं बात करूं तो अध्यात्म से मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग जुड़े हुए हैं और अध्यात्म में अच्छा भी लगता है, सात्विक रूप से सब चीज़ें। और अपन क्या बोल रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो परमात्मा आत्मा भगवानों को सब मानते हैं, तो अपन लोग के लिए तो ऐसे आस्था के केंद्र हैं। अध्यात्म के माध्यम से आज हम भी मिल लिए आपसे। हाँ, अब शायद आप नहीं आते इधर तो मुलाकात भी नहीं हो पाता। और तो चलिए, कहीं ना कहीं संयोग ही है कि आज बावनगढ़ जैसे के इस पवित्र जगह में आपके साथ फिर दोबारा मिलना हो पा रहा है। और अच्छा भी लग रहा है कि कम से कम आज बावनगढ़ में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बावनगढ़ के विकास के लिए कुछ प्लानिंग है आपके दिमाग में? आप जैसा बता रहे हैं कि आप यहाँ हमेशा आते हैं और इतनी मान्यताएं बता रहे हैं आप, तो क्या विकास के लिए कुछ होना चाहिए? ये होना चाहिए। और अभी मैं जब जनपद में भी था तो जनपद अध्यक्ष होने के नाते अपन ने यहाँ सीढ़ी निर्माण का, फिर यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए, विद्युतीकरण और पेयजल व्यवस्था के लिए प्रपोजल कर भी रखे। वो काम हो भी गया और प्रक्रिया में है अभी। वो शायद फॉरेस्ट वाले को एनओसी देने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, तो फाइल अपन लोग आगे बढ़ाए हैं और अपन बात भी कर रहे हैं कि जल्दी वो हो जाए तो कम से कम। वर्तमान विधायक से क्या उम्मीदें हैं? अगर बावनगढ़ की बात की जाए तो इसे लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब उनके आस्था का मामला है, क्या सोचते हैं कि किस जगह के प्रति क्या श्रद्धा है उनकी, अब वो तो वही जान सकते हैं। और अब अगर 10 सालों में अभी अगर इधर कुछ नहीं किए हैं तो अब अपन ये तो नहीं मानते कि 5 साल में कुछ कर पाएँ। मतलब अगर भविष्य में जनता की ओर से आपको मौका मिलता है तो बावनगढ़ के लिए आप कुछ करने वाले हैं? नहीं, वो तो अपन ने मतलब जब विधानसभा चुनाव अपन नहीं भी वो हुआ तो उसके पहले ये मतलब अपन यहाँ जनपद में भी थे तो काफ़ी कुछ वो प्लान कर रखे। और जिस तरह से हमारा यहाँ तो हर सावन के लास्ट सोमवार के बार, हर सावन में लास्ट सोमवार जब रहता है तो यहाँ हमारे क्षेत्र के पूरे लोगों के द्वारा लगभग 1000 से ऊपर की संख्या में यहाँ अमरकंटक, यहाँ से 40 किलोमीटर है, वहाँ से नर्मदा जल लेके यहाँ आते हैं और जल अभिषेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के आस्था का केंद्र है। और अपन को अगर सब चीज़ें ठीक रहा, भविष्य में अपन इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जब भी कभी मौका मिलेगा कि हम यहाँ के लिए कुछ कर पाएँ तो हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे कि इस पवित्र जगह के लिए हमें कुछ करने का मौका और अवसर मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो कहते हैं ना, भगवान ही जो कराता है, तो सब बावनगढ़ महाराज की ही कृपा है। तो वो उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा, जिस तरह से प्रेरणाएं आएंगी उस तरह से काम करेंगे। आपने संघ की भी बात की थी, आज राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज एक अलग टाइप से ही अनुभूति मिलता है। जिस तरह से हम लोग जब शाखा में जाते थे तो एक विषय आता था जब अपन लोग परिचर्चा के दौरान, है ना, कि हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना। फिर ये फिर कुछ दिन बाद विषय आया कि हम कसम राम की खाते हैं कि हम मंदिर भव्य बनाएंगे। तो आज तो राम मंदिर बन भी गया, आज भव्य मंदिर भी बन रहा है, तो ये प्रतिपूर्ति हो गया। तो एक अलग टाइप से ही अनुभूति होता है कि चलो, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जो 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है और वो इस टाइम पे कंप्लीट हुआ जब हम लोग उसके साक्षी बने। तो कहीं ना कहीं साक्षी बने और इस टाइम पे ये सब चीज़ें हुआ तो बहुत ही अलग टाइप से अनुभूति है। और लगता है भगवान का भी जो इस समय जो लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी अनुकंपा है कि ये शुभ दिन को और ये शुभ अवसर के साक्षी बने। क्या लगता है इसका कुछ फ़ायदा आगामी लोकसभा चुनाव में भी मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? अब वो चुनाव और राजनीति की अगर मैं बात करूं तो अलग विषय हो जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, पूरे आस्था की दृष्टि से, तो अपने देश में एक अलग टाइप से माहौल बना है और पूरे विश्व में कहा जाए तो राम मंदिर के माध्यम से एक अलग टाइप से एक सनातन को लेके एक जागरूकता आया है।
तो कहीं ना कहीं राजनीति तो अपने जगह में है, पार्टियां अपने हिसाब से काम करती हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करके जो अध्यात्म के दिशा में जो काम है वो अलग चले, राजनीति अलग चले। फिर भी कहीं ना कहीं जो सनातन के लोग हैं वो जाहिर सी बात है कितना बड़ा काम हुआ है, तो सबका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि इसकी पहल भी भारतीय जनता पार्टी ने की। और जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने राम जन्मभूमि के आमंत्रण को ठुकरा के जो एक बड़ा पाप किए हैं, उसका प्रतिफल तो कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। वो तो एक एक क्षेत्र की जनता, पब्लिक सब जानते हैं, तो बहुत अच्छे से समझते, तो जो जैसा करेगा उसको तो भरना तो पड़ेगा। मुद्दे क्या रहने वाले हैं फिर लोकसभा चुनाव में इस बार? अब ये तो केंद्र का मामला है और केंद्र के लोग ही तय करेंगे कि किन बिंदुओं पे चुनाव लड़ना है, कि क्या कैसा करना है। लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जो थीम लेके काम कर रहा है, जिस तरह से जनहितैषी योजनाएं बना के, जिस तरह से पूरे क्षेत्र को, समाज को एक जागरूक और हर तरह से, मतलब कहा जाए तो एक तरह से संपन्न करने का जो काम कर रहा है, तो उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। और जो एक बताया ना कि 2047 तक पूरा हमारा देश किस तरह से विकसित देशों के श्रेणी में शामिल हो, उस दिशा में जो क्षेत्र, समाज और देश के लिए काम करने होंगे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के काम करेगी और सरकार उसमें सब प्रतिबद्ध होकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए विपक्ष के लोग मिलकर इंडिया नामक गठबंधन बनाया गया था विपक्ष की ओर से। आज इंडिया जो गठबंधन है उसमें भी फूट आ चुका है, कैसे देखते हैं आप इसे? वो जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं ना, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सब लोग मिल के रोको कहीं के जो आताताई लोग होते हैं, तो वो लोग करने का प्रयास करते, लेकिन ये न द्वापर में चला न त्रेता में चला, तो कलयुग में कहाँ चलने वाला है। तो चाहे वो इंडिया नाम से कुछ बना लें, चाहे न करके कर लें, अगर जिस तरह से आज अपना एनडीए की जो सरकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया का नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार, वो तो आज आपके पार्टी में आ चुके हैं। हाँ, वो एनडीए में शामिल हो गए। वो तो कम से कम हम नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम सही टाइम पे, मतलब आप अच्छे विकास के साथ जुड़ गए, जो देश के डेवलपमेंट कर जो पार्टी जो गठबंधन काम कर रहा है उस पर शामिल हो गए। और उनको पहले भी वैसे भी वो अपने गठबंधन में रहे हैं पहले, तो ऐसा कोई, अब पता नहीं जिनने भी वर्ग लाया हो तो वो दूसरे गठबंधन में चले गए हों, लेकिन भगवान राम की कृपा है कि उनको सद्बुद्धि आ गई और वो फिर से आके अपने एनडीए में शामिल हो गए और एनडीए गठबंधन में काम करेंगे। लेकिन अमित शाह जी ने भरोसा जताया था, ऐसा विश्वास दिलाया था बिहार की जनता को कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे जो हैं एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, वो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर अचानक ये तो धोखा हुआ है ना बिहार की जनता के साथ। अरे अब उस अपर लेवल के विषय पे तो अपन केंद्रीय नेतृत्व की क्या इसके पीछे प्लान है, क्या है, उस चीज़ों को तो अपन नहीं समझ सकते। लेकिन यह है कि अगर नीतीश जी अगर एनडीए के साथ जुड़ के अगर देश के विकास में अगर इनमें शामिल हो रहे तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत भी हैं। और आज अगर अपन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कोई अपोजिट पार्टी का व्यक्ति तो बताए कि भारतीय जनता पार्टी आज जिन दिशाओं की अगर बात करें तो उसमें गड़बड़ क्या कर रहा है। सब चीज़ें तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो अच्छे के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो स्वागत है उनका और करना चाहिए। और ये चीज़ें बिहार के जनता भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिहार के जनता लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो वो भी इस तरह से, मेरे को तो नहीं लगता कि नीतीश को लेके किसी तरह से नाराज़गी है कि कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया आए, ऐसा तो नहीं लगता है। अब विधानसभा चुनाव में 163 सीट, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें लेकर आने वाले हैं आप लोग? इस बार तो भाई साहब अपन जिस तरह से अपने अगर बात करूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिस तरह से काम किया है, तो काम के आधार पे तो मेरे को लगता है डेवलपमेंट के नाम पे 400 से ऊपर की सीटें आएंगी इस बार। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो क्या लगता है? 40 मध्य प्रदेश में तो 29 का 29 सीट आएंगी, 29 सीटों से 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक भी सीट इस बार नहीं छोड़ने वाले? इस बार एक भी सीट छोड़ने वाले नहीं है। अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से कुछ अपील करना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें, वो क्या होगा? मैं तो अभी हमारे सभी क्षेत्र के जनता जनार्दनों से सभी यही अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़े बड़े काम, चाहे 370 की बात करें, चाहे 3 तलाक की बात करें, आज चाहे जिस तरह से राम मंदिर की बात करें, इस तरह से बड़े बड़े मुद्दों पे काम करके आज जनहित ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे क्षेत्र और समाज के लिए चलाया जा रहा है। तो हम भी चाहेंगे पूरे क्षेत्र के जनताओं को कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, माननीय मोदी जी के साथ जुड़ें और माननीय
मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए आप सब लोग आशीर्वाद बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी को अभी आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा में आप सब लोग आशीर्वाद देते हुए अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, यही आप सब लोगों से अपील है। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह श्याम जी, जो कि युवा चेहरे हैं क्षेत्र पुष्पराजगढ़ से। तो ऐसे ही अलग अलग नेताओं के पास जाकर आपकी बातचीत उनसे करवाते रहेंगे, आपके सवालों को उन तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ नेट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी।